ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि जो भी हमारी स्टाइल रहती है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिफरेंट स्टाइल, मतलब CSS हमने पढ़ी थी भी किस किस तरीके की स्टाइल वहाँ पे होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और तीसरी तरीके की होती है हमारी एम्बेडेड। ठीक है, तो ये तीनों तरीके की स्टाइल हमने पढ़ी थी। अब इस स्टाइल के अंदर भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं। कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से दिया जाता है, उसके यूनिट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, बॉर्डर किस तरीके से दी जाती है किसी भी पेज को या फिर किसी भी लेआउट को। उसके बाद उस फॉन्ट स्टाइल, मतलब किसी भी चीज को फॉन्ट मुझे देनी है तो मुझे उसकी फॉन्ट किस किस तरीके से मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टडी करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल भी करेंगे, साथ में हम उसकी जो नॉर्मल थियरी रहती है वो भी हम पढ़ते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में वो आए। तो पहले हम कलर के बारे में चलते हैं कि कलर किस किस तरीके से हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कलर के बारे में हम चलते बताते हो पहले। तो कलर किस तरीके से HTML के अंदर दिया जाता है, तो वहां पे यहाँ पे आपको 6 तरीके से कलर आप किसी भी लेआउट को या किसी भी तरीके की बॉक्स होती है उसके अंदर बैकग्राउंड में कलर आप दे सकते हो। तो ये 6 तरीके रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे डायरेक्ट कलर का नाम लिख सकते हो। दूसरा है कि उसके अंदर जो हेक्साडेसिमल नंबर रहता है उसके थ्रू भी आप कलर दे सकते हो। फिर उसके बाद है कि RGB है, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो RGB के फॉर्म में भी आप कलर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है, मतलब उसकी लाइट को बढ़ाना है या फिर कम करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक अल्फा दिया हुआ है जिसकी मदद से आप जो भी कलर दे रहे हो उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद है कि HSL। ठीक है, HSL मतलब ह्यू, सैचुरेशन, लाइट एंड अल्फा। ठीक है, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला HSL है उसका यूज बहुत ही कम होता है। बाकी ऊपर जो है चारों के कलर डिफाइन किया गया है कि डायरेक्ट कलर का नाम हेक्साडेसिमल, RGB और RGB, ये चारों तरीके का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इन चारों पर हम फोकस रखेंगे। HSL है उस पर हम सीख लेंगे भाई किस तरीके से उसे दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो पहले मैं क्या बना रहा हूँ, हमारी एक पेज बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पेज बनाई हुई है, उसका नाम मैंने दिया हुआ है कि पेज स्टाइल डॉट HTML। ठीक है, हमने एक पेज बनाई है, उस पेज का नाम मैंने दिया है पेज स्टाइल डॉट HTML। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना जो HTML का लेआउट है उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी तरीके से टाइटल कुछ भी दे सकते हो और उसके अंदर मैं एक डिव बना रहा हूँ। डिव के अंदर एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ बॉक्स। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मुझे सिर्फ ऐसे ही ब्लैंक ही चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने क्लास दी है उसके अंदर मुझे उसका कलर देना है। तो कलर देने कहाँ देना पड़ेगा, मुझे उसके हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर बॉक्स है, बॉक्स क्या है, एक क्लास है, क्लास को मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो मुझे डॉट करके फिर उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसकी हाइट, मतलब ये जो हमने डिव बनाया उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, वो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो मैं उसकी हाइट में यहाँ पे दे रहा हूँ 200 px। ठीक है, उसकी विड्थ में यहाँ पे दे रहा हूँ 200 px, यानी कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बन के आ जाएगा। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड कलर मुझे उसके कलर भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट होके आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे दे रहा हूँ रेड, मतलब कलर का नाम दे रहा हूँ डायरेक्टली। अब जैसे मैं इस पेज को ओपन करूंगा, ठीक है, तो जैसे ही पेज को ओपन करूंगा तो इस तरीके से मुझे कुछ दिखेगा ये पेज। ठीक है, मतलब हमारी जो हाइट थी 200 px और विड्थ थी हमारी 200, तो एकदम स्क्वायर बन के आ जाएगा और उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास रेड है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कलर का नाम दिया हुआ है। अब इस पे क्या करना है कि आपकी जो भी पेज है उस पर राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे चले जाना है इंस्पेक्ट में। जैसे ही इंस्पेक्ट करोगे तो एक राइट साइड के अंदर या फिर आपको नीचे की साइड यहाँ पे उसको आप बदल भी सकते हो। यहाँ से जो 3 डॉट दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वहाँ से आप नीचे भी ला सकते हो या फिर साइड में ले जाना है तो साइड में भी आप उसको इंस्पेक्ट को ओपन करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में करवा रहा हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए वो। अब मुझे क्या करना है कि इस बॉक्स पे क्लिक करना है, मतलब कब करना है क्लिक, तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग बॉक्स दिखाई देगा। तो ये हमारी क्या है कि
हमारी अलग अलग डिवाइस के लिए चेक करने के लिए। इसका हमें अभी यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है हमारे पास जो div एलिमेंट है उसका। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद जिस पोर्शन पे आप HTML के अंदर जिस पोर्शन पे क्लिक करोगे उसकी स्टाइल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उसकी स्टाइल यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे जो कलर दिया है ना, ये मैंने डायरेक्टली दिया। अब अगर मुझे इसके अंदर चेंज करना है तो यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लू दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मैं हटा के यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लू। तो देखो ये कलर हमारा बॉक्स का कलर किस तरीके से हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। पर ये परमानेंटली नहीं होता, हमारे कोडिंग के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा इसकी मुताबिक। जैसे ही हम वापस रिलोड करेंगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। मतलब ये हमें बताता है कि आपकी जो CSS यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो किस तरीके से यहाँ पे दिखेगी। अगर अच्छा लग रहा है तो आप बैकग्राउंड मतलब आपका जो कोडिंग है वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया या ब्लैक दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक एक चेक करवाना है तो भी यहाँ से आप चेक करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आप एरो दबाओगे, जैसे आप एरो करते जाओगे तो सारे के सारे कलर यहाँ पे आपको दिखेंगे। जो भी कलर आपको सही से अच्छा लग रहा है उसको यहाँ पे, रॉयल ब्लू है तो मैं रॉयल ब्लू जैसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। तो इस कलर को मैं कॉपी करके हमारा जो कोडिंग है उसके अंदर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस हमारे पेज के अंदर रिफ्रेश करूंगा तो ये कलर अब जाएगा नहीं, रहेगा, ठीक है। ये परमानेंटली मुझे क्या कि टेम्पररी आपको दिखाता है कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये तो मैंने क्या दिया कि डायरेक्ट नाम आप दोगे तो भी उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बदलता रहेगा। अब क्या करना है, मुझे उसके नाम के थ्रू नहीं चाहिए, मुझे उसके हेक्साडेसिमल के, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि पीपीटी के अंदर ये हमारी पीपीटी थी, इसके अंदर आप हेक्साडेसिमल के फॉर्म में भी कलर का नाम दे सकते हो। तो वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लिक करने के बाद इस पोर्शन पे क्लिक करना है तो उसकी CSS यहाँ पे आ गई। अब इस कलर पे जाना है। जैसे ही आप कलर पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स टूल ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा रहा है, इस 6 डिजिट का एक अंक दिखा रहा है, नंबर है, ठीक है। उसके अंदर कैरेक्टर भी है और उसके आगे एक हैज है। तो ये आपका एक कलर कोड हो जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं आप, कलर कोड, जो हेक्साडेसिमल के अंदर रहता है। यहाँ से आप जो भी कलर चाहिए वो चेंज भी कर सकते हो, तो उसके मुताबिक यहाँ पे आपका नंबर भी बदलता जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको लाइट करना है तो लाइट भी हो सकता है, डार्क करना है तो डार्क भी हो सकता है। यहाँ से जो भी आप कलर चूज करोगे उसके मुताबिक यहाँ पे लाइट और डार्क आप कर सकते हो। और जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से कॉपी करो। अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो और कहाँ पे जाना है आपको, कोडिंग के अंदर, और जहाँ पे आपने रॉयल ब्लू लिखा है उसको यहाँ से चेंज कर दो, ठीक है। जैसे ही आप सेव करोगे वापस रिफ्रेश करोगे तो ये आपका कलर परमानेंटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, जैसे आप डाउन पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक अलग से भी दिखाएगा वापस RGBA, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो ये पीपीटी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। RGBA मतलब क्या हो जाता है कि रेड और ग्रीन और ब्लू तीनों को मिला के जो कलर कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे तो इसके कलर कॉम्बिनेशन के अंदर भी देखो चेंज होगा, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कलर को चूज करवा सकते हो। पर RGBA को किस फॉर्म में लिख सकते हो वहाँ पे, जैसे ही आपने इस कलर को ठीक है, तो इस कलर, ये कलर आपको चाहिए अभी, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, RGBA, और उसके अंदर ये जो नंबर लिखा है ना, फर्स्ट होता है रेड के लिए, सेकंड होता है ग्रीन के लिए, थर्ड होता है ब्लू के लिए, और लास्ट वाला होता है आपकी लाइट बढ़ानी है कि घटानी है, वो 0 या 1 के बीच में ही आता है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है RGBA। उसके अंदर फर्स्ट नंबर हमारे पास था 196, उसके बाद 65, ठीक है, 196, उसके बाद 95, उसके बाद 225,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे था लाइट कलर, मतलब जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो वो डार्क कलर में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब देखो परमानेंटली वो चेंज हो गया होगा, यहाँ पे देखो आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मुझे यहाँ से भी चेंजेस उसको करना है तो कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे उसको लाइट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 दूंगा तो पूरा वाइट हो जाएगा, 0.4 दूंगा तो थोड़ा लाइट होगा, डार्क नहीं होगा। ठीक है, देखो लाइट हो गया। अगर मुझे डार्क देना है तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा पूरा, या फिर 0 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर दे सकते हो इस तरीके से, तो थोड़ा डार्क से कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लाइट तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये RGBA हो जाता है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा। उसके बाद एक और है सेचुरेशन। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे जैसे आप एरो डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो वापस आपको यहाँ पे दिखाई देगा HSHSLA, मतलब ह्यू, सेचुरेशन, लाइट एंड अल्फा। तो यहाँ पे दिखाया होगा, देखो पूरा नाम भी मैंने लिखा हुआ कि ह्यू, सेचुरेशन, लाइट और अल्फा। इसका यूज बहुत ही कम होता है क्योंकि ये सारी परसेंटेज में देनी होती है, तो ये याद नहीं रहता वन टाइप ऑफ। ठीक है, तो इसका यूज बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे आपको देने के लिए क्या लिखना पड़ता है कि SHLA, जैसे हमने RGBA दिया वैसे ही देना पड़ता है। फिर यहाँ पे जिस तरीके से नंबर दिया हुआ है परसेंटेज के अंदर, तो परसेंटेज भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक कलर चूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये कलर में चूज कर लिया तो उसका HSL यहाँ पे आ रहा है 115, 68, 63 और 0.7। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, SHLA, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 115, यहाँ पे मुझे परसेंटेज के अंदर देना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे 63%, और यहाँ पे 0.7 था तो 0.7 ही रहेगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारा कलर परमानेंटली यहाँ पे चेंज हो गया होगा, देखो अब हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वही का वही कलर यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से आप कलर चूज कर सकते हो। अगर ऐसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करोगे दूसरा कलर आपको यहाँ पर HTML के अंदर कहीं पर भी होगा, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो वो कलर यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो कलर आप यहाँ से वापस पुट करवा सकते हो अपनी जगह पे। ठीक है, मतलब कलर पिक भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, दूसरा कलर भी पिक कर सकते हो वहां से। ठीक है, पर HTML के अंदर मतलब आपकी जो डिव रहती है उसके अंदर होना चाहिए। तो ये 6 तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो किसी भी डिव को। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि यूनिट्स, मतलब यूनिट्स किस तरीके से दी जा सकती है। मतलब यूनिट्स मतलब अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे पिक्सल दे रहे हो ना, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाता है कि बहुत अलग अलग तरीके की पिक्सल आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1px मतलब क्या होता है कि 1/96 इंच होता है, 1/96 इंच। ये बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट हो जाता है जिसकी यूज़ बहुत ही कम होती है। ठीक है, हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मोस्टली px का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, पिक्सल होता है इसका मतलब। उसके बाद है कि rem। ठीक है, ये फॉन्ट के केस में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके डिस्प्ले, जो भी आपको डिस्प्ले के अंदर दिखाई दे रहा है सारा कुछ, वो 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, एक तो एब्सोल्यूट पार्ट होता है और दूसरा होता है रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो पहले मैं इन दोनों को आपको बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट होता क्या है, फिर रिलेटिव क्या होता है। उसके अंदर फिर वापस से हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे यूनिट्स लिखी है उसको एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि आपको उसके अच्छे से समझ में आए कौन सा यूनिट्स आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बॉक्स तो हमने बनाया हुआ ही है। ठीक है, उसकी px क्या है यहाँ पे 200 px, और उसकी वेट भी यहाँ पे सेम टू सेम दी हुई है। अब इस बॉक्स के अंदर ही एक और बॉक्स में बना रहा हूँ, इस बॉक्स का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ box1। ठीक है, और इसी डिव को मैं यहाँ पर ही अंदर ही की साइड ही खत्म कर रहा हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ box1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं हाइट उसकी दे रहा हूँ 100 px, उसकी विड्थ में दे रहा हूँ 100 px। ठीक है, और उसकी बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन। बाय डिफॉल्ट में नाम भी लिख सकता हूँ कलर का। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा हमारे पेज के अंदर,
ठीक है, तो एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि हमारी एक बॉक्स है, मेन बॉक्स है, वो हमारी रिलेटिव है, दूसरी पोजीशन दूसरा बॉक्स है वो हमारा एब्सोल्यूट है, मतलब उसके ऊपर वो आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे के रिलेटिव हो जाते हैं। तो रिलेटिव बनाने के लिए जो हमारा मेन बॉक्स रहता है उसे हमें पोजीशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। पोजीशन नाम के एक टैग आता है, उसको यहाँ पे देना पड़ेगा रिलेटिव। और जो अंदर की साइड जो भी बॉक्स हम दूसरा बनाते हैं या फिर दूसरे लेआउट बनाते हैं उसे यहाँ पे पोजीशन हमें देनी पड़ेगी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाता है कि इस रिलेटिव, इस बॉक्स के रिलेटिव ही वो रहेगा, इसके बाहर वो कभी भी जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट मैंने यहाँ पे इसको दे तो दिया है। ठीक है, अब पी एक्स, दोनों के अंदर मैंने पी एक्स का यूज किया हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा हुआ है कि दोनों के अंदर पी एक्स का यूज आप कर सकते हो। एब्सोल्यूट के अंदर भी पी एक्स यूज कर सकते हो, रिलेटिव के अंदर भी पी एक्स यूज कर सकते हो, तो कोई डिफरेंसेस इसके अंदर नहीं आता, चलता है। ठीक है, अब हम रख सकते हैं कि रिलेटिव के अंदर व्यू पोर्ट मतलब वी एच, वी एच मतलब व्यू पोर्ट हाइट, और वी डब्ल्यू मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं पी एक्स की जगह, क्योंकि ये हमारा बॉक्स वन था, वो कौन सा है, रिलेटिव है ना, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 100 वी एच, मतलब जितनी भी हमारी स्क्रीन होगी वो 100 व्यू पोर्ट के मुताबिक होगी। वापिस से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्यू पोर्ट विड्थ, वी डब्ल्यू मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, और वी एच मतलब व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रिलोड करूंगा, ठीक है, तो हमारा जो बॉक्स रहता है वो पूरी की पूरी हाइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। देखो यहाँ पे आ रहा है पूरी की पूरी हाइट। जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से वो हाइट भी बढ़ती रहेगी, कम करोगे तो उसकी हाइट भी यहाँ पे कम होती जाएगी। ठीक है, और अंदर का जो बॉक्स है उसकी हाइट और विड्थ के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। अगर मुझे उसके अंदर भी चेंजेस चाहिए तो मैं यहाँ पे जो उसका अंदर का बॉक्स की जो सी एस एस है वहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ कि उसकी 50%, मतलब जितनी भी उसकी व्यू पोर्ट दिख रही है उसके हिसाब से उसकी आधी व्यू पोर्ट मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों के अंदर हाइट भी 50% रख रहा हूँ, उसकी विड्थ भी 50% रख रहा हूँ। तो देखो जैसे ही मैं पेज को रिलोड करूँगा तो वो पेज के मुताबिक उसकी हाइट और विड्थ कम और बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो उसकी व्यू पोर्ट कम हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जिस तरीके से उसकी बाहर की मतलब जो रिलेटिव पोर्शन कम या ज़्यादा होता है उसके मुताबिक ही उसकी जो अंदर की व्यू पोर्ट होती है, ठीक है, मतलब जो उसकी अंदर के बॉक्स होते हैं वो भी उसके मुताबिक मतलब रिलेटिव के मुताबिक एब्सोल्यूट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को यूज आप कर सकते हो। ठीक है, पी एक्स लेना है तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होगा अगर आप उसकी वी एक्स बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे वापस से पी एक्स कर दिया, तो अब देखो जैसे मैं पेज को रिलोड करूँगा तो एकदम छोटा सा हो जाएगा। इसके अंदर मैं इस पी इंस्पेक्ट के अंदर कभी भी छोटा बड़ा करूँगा स्पीड इंस्पेक्ट, तो उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहने वाला है, मतलब वो फिक्स हो जाता है। पर अगर आप वी एच दे रहे हो या फिर वी डब्ल्यू दे रहे हो तो उसकी जो पी एक्स होती है वो अपनी व्यू पोर्ट के मुताबिक छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि आर ई एम। ठीक है, तो आर ई एम मतलब क्या हो जाए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 आर ई एम मतलब 16 पी एक्स भी हो सकता है या फिर 15 पी एक्स भी हो सकता है, वो आपकी ब्राउजर पे डिपेंडेंट रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि आर ई एम कब लगती है और कहाँ पे लगती है। तो आर ई एम ऑलवेज कहाँ पे लगेगी, रिलेटिव जहाँ पे आपने दिया होगा पोजीशन वहीं पर ही आर ई एम लगेगी, उसके एब्सोल्यूट के अंदर आर ई एम कभी भी लगती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि 10 आर ई एम में दे रहा हूँ, 10 आर ई एम, और यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ 10 आर ई एम। मतलब 1 आर ई एम बराबर कितना था हमारे पास, 16 पी एक्स था ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 आर ई एम बराबर 116 पी एक्स, मतलब 10 आर ई एम बराबर हो जाता है हमारे पास 160 पी एक्स। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसको रिलोड किया। ठीक है, जैसे मैंने उसको रिलोड कर दिया तो हमारी जो आर ई एम थी, ठीक है, वो क्या हो रही है,
ठीक है, यहाँ पे देखो 1 आरईएम आ रही है हमारे पास, 1 आरईएम मतलब 16 पीएक्स हो रहा है। तो अब देखो मैं इसको जैसे ही रीलोड करूंगा, ओके हमारा कोडिंग, ओके ठीक है, तो यहाँ पे 10 आरईएम दिया है, तो हमारे पास कितनी पीएक्स रहेगी यहाँ पे 160 पीएक्स। मतलब अभी हमारी जो हाइट है वो यहाँ पे 10 आरईएम हटा के मैं यहाँ पे 160 करूँगा पीएक्स, तो भी उसकी हाइट और फिट के अंदर कुछ भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं रीलोड कर रहा हूँ तो देखो उसकी हाइट और विड्थ के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। मतलब 1 आरईएम बराबर कितना होता है हमारे पास 16 पीएक्स होता है। ठीक है, तो ये फिक्स हो जाता है हमारे पास। तो इस तरीके से मैंने आपको 1 आरईएम यूनिट्स के बारे में बताया भी किस तरीके से यूनिट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ पर रिलेटिव होगा तब आप पीएक्स वीएच और आरईएम यूज़ कर सकते हो, एब्सोल्यूट होगा तो आप सेंटीमीटर या पीएक्स, पर मोस्टली पीएक्स ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये यूनिट्स की बात होगी। उसके बाद हमारे पास आती है बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर क्या होती है, तो बॉर्डर के अंदर मतलब जो भी आप बॉक्स बना रहे हो तो उसके अंदर आप बॉर्डर किस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो हमारा बाहर का बॉक्स है उसके अंदर मुझे यहाँ पे देनी है कि इसकी बॉर्डर। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे देना पड़ेगा कलर। ठीक है, मैं बॉर्डर कलर यहाँ पे दे रहा हूँ श्यान। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल में यहाँ पे दे रहा हूँ सॉलिड। उसके बाद बॉर्डर विड्थ। ठीक है, तो बॉर्डर विड्थ में यहाँ पे दे रहा हूँ 5 px। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ही रिलोड करूंगा पेज को तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि सबकी बॉर्डर यहाँ पे क्या आ रही है, सही से आ रही है। इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दे सकता हूँ सयान की जगह पे ब्लैक। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो दिखेगा। देखो ब्लैक आ गई, मतलब मैंने 5 px दी है उसकी बॉर्डर, इसीलिए वो आ रही है। अगर तीनों में से आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, देखो यहाँ पे मैं 1 px कर रहा हूँ तो हमारी जो बॉर्डर थी वो बहुत बड़ी आ रही थी, वो एकदम लाइट हो जाएगी। मतलब एक छोटे से px के अंदर वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉटेड दे रहा हूँ, डैश दे रहा हूँ, तो अलग अलग तरीके की यहाँ पर आपको, ठीक है, डबल भी आप दे सकते हो। जैसे आप डबल दोगे तो यहाँ पे आपकी जो हाइट है, विड्थ है, वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो अच्छी तरीके से आपको दिखे। तो यहाँ पे सब जगह डबल बॉर्डर आएगी। ठीक है, जैसे आप इसको बड़ा करोगे थोड़ा कंट्रोल, ठीक है, स्क्रॉल करोगे तो ये डबल बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको डैश देना है तो यहाँ पे आप डैश भी दे सकते हो। ठीक है, रिफ्रेश करो वापस से, तो यहाँ पे डैश भी आप बता सकते हो। ठीक है, ला सकते हो, या फिर आपको डॉट चाहिए तो यहाँ पे आप डॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप डॉट दोगे स्टाइल के अंदर तो सारी बॉर्डर डॉट के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बॉर्डर अलग अलग तरीके से दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसकी कलर, उसकी वेट, उसकी स्टाइल, अगर आप यहाँ से ये स्टाइल नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉर्डर यहाँ पे आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन में ही चलती है। अगर तीनों में से कोई भी आपने यहाँ पे मिसिंग की है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल या बॉर्डर विड्थ, तीनों में से किसी में भी आपने एक चीज़ नहीं दी है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल नहीं दी, तो आपकी बॉर्डर लगेगी नहीं, मतलब अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक साथ होनी ही चाहिए। ठीक है, इस तीनों का मुझे एक ही साथ, मतलब तीनों को मुझे एक ही साथ यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे 3 लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ रही है ना, उसकी बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर देने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देना है कि 3 px, क्या देना है यहाँ पे 3 px। उसके बाद यहाँ पे जो भी चाहिए डॉटेड, सॉलिड, ठीक है, उसके बाद कलर का नाम। ठीक है, जैसे आप कलर का नाम दोगे तो ये सारा कुछ एक ही लाइन के अंदर सारे की सारी की तीनों आ गई। इसकी बॉर्डर की विड्थ भी आ गई, बॉर्डर की स्टाइल भी आ गई,
बॉर्डर की कलर भी आएगी। तो इस तरीके से भी बॉर्डर की कलर में यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद है बॉर्डर रेडियस, मतलब जो चारों तरीके से हमें ये एक एंगल ब्रैकेट बता रहा है, वो एंगल ब्रैकेट मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुझे वापस से इसके नीचे लिखना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस। क्या लिखना पड़ेगा? बॉर्डर रेडियस। तो जैसे मैं यहाँ पे 10 px, ये px के अंदर आपको देना रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो इसकी जो बॉर्डर होती है थोड़ी कर्व हो जाती है। ठीक है, मतलब राउंड हो जाती है। ठीक है, अगर आप उसको बढ़ाते हो, ठीक है, यहाँ पे आप उसको बढ़ाते हो तो और ज़्यादा भी कर्व हो सकती है। ठीक है, जितनी भी आप बढ़ा सकते हो। तो इसको आपको, ठीक है, तो इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये जो बाहर की बॉर्डर है उसके अंदर ही वो कर्व हो सकता है, उसके जो अंदर की है उसके अंदर बॉक्स 1 है उसके अंदर हमने किसी भी तरीके की कोई कर्व नहीं दी है। तो इसको अंदर भी कर्व आपको देनी है, तो इसको आप कॉपी करके यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो दोनों की दोनों बॉर्डर कर्व हो जाएगी। तो ये राउंड हो गया देखो पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, उसको बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। मतलब राउंड कभी भी आपको करना है तो बॉर्डर रेडियस वहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है कि बॉर्डर लेफ्ट। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से पैराग्राफ बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इस डिव के नीचे एक मैं बी आर टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेरा। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ एक सैंपल टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर भी मुझे क्लास देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पैरा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो सैंपल टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, लिखा हुआ। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ उसकी बॉर्डर लेफ्ट ही चाहिए, मतलब उसके ऊपर ही मैं सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ पहले तो बताने के लिए 1 px सॉलिड रेड। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा तो जो सैंपल टेक्स्ट है उसके आसपास रेड कलर की बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे चारों की चारों बॉर्डर है वो अलग अलग चाहिए, मतलब उसके टॉप साइड में ही बॉर्डर चाहिए, उसके राइट में, बॉटम में या फिर लेफ्ट साइड के अंदर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। तो मुझे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बॉर्डर टॉप। ठीक है, तो जैसे ही बॉर्डर टॉप दूंगा तो उसके ऊपर की साइड ही मुझे सिर्फ बॉर्डर दिखाई देगी। ठीक है, उसके नीचे की साइड नहीं दिखाई देगी। अगर मुझे उसके नीचे की साइड भी अलग बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 px सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो अलग अलग आपको बॉर्डर देनी है तो भी आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो यहाँ पे देखो रेड आ गई, ग्रीन आ गई। ठीक है, इन, ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे उसकी हाइट भी बढ़ानी है तो यहाँ पे मैं 4 कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 भी रख सकता हूँ। उसके बाद मुझे उसकी लेफ्ट साइड में बॉर्डर राइट, ठीक है, राइट साइड में मुझे यहाँ पे चाहिए 10 px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो जैसे मैं रीलोड करूँगा तो सबकी साइज अलग अलग हो जाएगी। इसकी 10 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 1 हो गई। तो चारों की चार बॉर्डर आप अलग अलग दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है कि यहाँ पे जैसे मैंने इसको बॉर्डर दी हुई है ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉर्डर दी हुई है तो इस बॉर्डर के अंदर भी मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ कि 3 px, उसके बाद 10 px। जो फर्स्ट 3 px आ रहा है वो चेक करता है कि टॉप और बॉटम, ठीक है, ये कहाँ पे लगेगा, 3 px टॉप और बॉटम के अंदर लगेगा और 10 px है वो लेफ्ट और राइट के अंदर लगेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको रीलोड करूंगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस हटा रहा हूँ, ठीक है, कमेंट दे रहा हूँ ताकि वो आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है।
कि यहाँ पे मैं इसको बंद करके ये जो हमारी तीनों की तीनों साइज है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10 px। ठीक है, अब जैसे मैं रिलोड करूँगा तो देखो ऊपर टॉप और बॉटम ये 3 px है और लेफ्ट और राइट है हमारे पास 10 px। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड मैंने लिखा है, वहाँ पे मैं सॉलिड कर रहा हूँ ताकि आपको वो अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे आ रहा है टॉप और बॉटम 3 px, मतलब पहली बार मैंने जिसको दिया है नाम वो टॉप और बॉटम रखेगा और जो 10 px मैंने रखा है वो हमारा लेफ्ट और राइट रखेगा। ठीक है, मैं मुझे यहाँ पे चारों की चारों बॉर्डर अलग अलग देनी है, तो यहाँ पे मैं 3 px, उसके बाद यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 5 px, मतलब ये कहाँ पे लगेगी, हमारी टॉप पे लगेगी, ये हमारी राइट पे लगेगी। उसके बाद यहाँ पे मैं वापस से एक दे रहा हूँ कि 15 px। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट बॉटम और लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से वर्क होता है। किस तरीके से, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, इस तरीके से सारी कुछ फंक्शनलिटी हमारी वर्क होती है। तो चारों की चारों बॉर्डर में अलग अलग दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से उसे दे सकते हो। ठीक है, तो उसकी फिट पे डिपेंडेंट रहता है कि आपको किस तरीके से उसकी फिट रखनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर भी पता चल गया कि उसकी बॉर्डर अलग अलग भी आप दे सकते हो। तो किसकी मदद से, बॉर्डर लेफ्ट या फिर बॉटम या फिर राइट, तो उसकी मदद से भी आप अलग अलग बॉर्डर यहाँ पे रख सकते हो। उसकी विड्थ भी आप यहाँ पे अलग अलग रख सकते हो। ये किसी भी तरीके की बॉक्स को आप विड्थ दे सकते हो। और उसके अल्टरनेटिव यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि एक ही लाइन में आपको उसको प्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से भी आप उसको रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था कि फ़ॉन्ट, मतलब फ़ॉन्ट की साइज़ क्या रख सकते हो, फ़ॉन्ट की कलर किस तरीके से रख सकते हो, फ़ॉन्ट की वेट, हाइट, ठीक है, लाइन हाइट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, डेकोरेशन, तो ये वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो वापस हम हमारी कोडिंग के अंदर जा रहे हो और वहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सैम्पल टेस्ट लिया था। ठीक है, तो हम हमारे लॉरम एप्सन के अंदर जा रहे हैं, वहाँ से मैं एक पैराग्राफ उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से पैराग्राफ को आपको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं छोटा सा पैराग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पे और इसको इस सैम्पल टेक्स्ट की जगह पे रख रहा हूँ। ठीक है, और पैरा है उसी के अंदर ही चेंजेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि फॉन्ट, मतलब मुझे फॉन्ट की कलर देनी है, तो यहाँ पे फॉन्ट कलर नहीं देना होता, सिर्फ आपको कलर लिखनी होती है। जैसे आप कलर लिखते हो ना, तो उसके अंदर जो भी आपने लिखा है इस डिव के अंदर, उसकी फॉन्ट की कलर बदल जाएगी। मतलब आप कलर यहाँ पे किस तरीके से देनी वो आप पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे रेड दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रेड दे रहा हूँ तो हमारी फॉन्ट की कलर यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेड कलर की। देखो ये रेड हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी फॉन्ट आती है फॉन्ट साइज, मतलब उसकी फॉन्ट की साइज मुझे घटानी है या बढ़ानी है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी तरीके से px के अंदर आपको देना होता है। जैसे मैं 20 px दे रहा हूँ तो उसकी फॉन्ट की साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देखो बढ़ गई, मुझे जितनी देनी है उतनी मैं दे सकता हूँ। अगर मैं इसकी डबल भी कर रहा हूँ तो उसकी साइज, मतलब फ़ॉन्ट की साइज उतनी हो जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से फ़ॉन्ट की साइज मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद मुझे फ़ॉन्ट फैमिली, मतलब उसके अंदर जो फैमिली है, ठीक है, फ़ॉन्ट की जो फैमिली है उसकी भी चेंजेस करनी है। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कर्सिव, मतलब वो थोड़ा बहुत अलग होके आ जाएगा। ठीक है, तो कर्सिव फ़ॉन्ट मुझे यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी फ़ॉन्ट फैमिली हो गई। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली के बाद हमारे पास था कि फ़ॉन्ट की वेट, अगर मुझे उसे बोल्ड करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए फ़ॉन्ट वेट। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट आप 3 तरीके से दे सकते हो। बोल्ड भी देख सकते हो, जैसे आप बोल्ड दोगे ना तो आपकी जो फ़ॉन्ट है वो एकदम डार्क हो जाएगी। देखो इस तरीके से, अगर आप बोल्डर दे रहे हो ना तो बहुत ही डार्क हो जाएगी वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल्डर दे दिया तो ये बोल्डर ही आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये नहीं देनी है तो यहाँ पे आप नंबर के फॉर्म में भी
दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 600 में दे रहा हूँ या फिर 100 में दे रहा हूँ, तो 100 से 700 के बीच में आप उसकी फ़ॉन्ट की वेट बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद मैं जैसे ही 700 में यहाँ पे करूँगा, तो उसकी जो बोल्ड है, बोल्डनेस वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ही डार्क हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर के फॉर्मेट में 100 से 700 के बीच में भी इसकी फॉन्ट की वेट में बढ़ा या घटा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है कि लाइन हाइट, मतलब जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रही है, इन दोनों के बीच में कितनी हाइट आपको रखनी है, वो किसकी मदद से आप डिसाइड करते हो? लाइन हाइट की मदद से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 100 px दूंगा, तो दोनों लाइन के बीच में बहुत सारा गैप आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं इसके बीच में हाइट मुझे कम करनी है, तो मैंने 10 कर दिया, तो उसकी दोनों के बीच में हाइट बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कितनी होती है? दोनों के बीच में हाइट 50% आप रख सकते हो, ताकि नॉर्मल वैसे वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, 50 px आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी लाइन हाइट। लाइन हाइट की मदद से क्या होता है कि दोनों लाइन, मतलब जो भी आपका पैराग्राफ है, उन दोनों के बीच में कितनी आपको गैप रखनी है, वो आप लाइन हाइट की मदद से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब उसकी कैपिटल में लिखना है या फिर स्मॉल में लिखना है, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपर केस। ठीक है, तो हमारी जो भी फॉन्ट है वो सारी अपर केस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे उसके स्मॉल में रखना है तो मैं स्मॉल में भी रख सकता हूँ, या फिर कैपिटलाइज करना है, मतलब उसका जो पैराग्राफ होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। यहाँ पे देखो कैपिटल, ये भी कैपिटल कैपिटल, मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड के अंदर जो भी फर्स्ट कैरेक्टर रहता है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लोअर केस में आपको सारी फ़ॉन्ट रखनी है, तो यहाँ पे आप लोअर केस भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो सारी फ़ॉन्ट आपकी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट डेकोरेशन भी कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आप अंडरलाइन बना सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी आपको लाइन दी हुई है उस सब के नीचे अंडरलाइन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी तरीके की यहाँ पे आपको परसेंटेज दी हुई है। जैसे आप स्पेस, कंट्रोल स्पेस दोगे तो उसकी जितनी भी डेटा रहता है, ठीक है, उसकी जितनी भी CSS रहती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओवरलाइन का मतलब उसके ऊपर आ जाएगी लाइन। ठीक है, अंडरलाइन नहीं आती, उसके ऊपर के साइड यहाँ पे आ जाती है। देखो इसके इस फॉन्ट के ऊपर की साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरलाइन भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे डेकोरेशन फॉन्ट की आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है टेक्स्ट लाइन। ठीक है, टेक्स्ट लाइन मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो वर्ड है, थोड़ा बहुत टूट रहा है ना, मतलब ये पूरा वर्ड है आपका यहाँ पे सही से नहीं आ रहा, तो उसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने टेक्स्ट अलाइन, उसके अंदर जस्टिफाई आप जैसे ही दोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा वर्ड आपका सही से दिखाई देगा। देखो इस तरीके से बीच में जो गैप रहता है वो अपने आप ही भर जाता है, मतलब ये सही से आपको पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाई देगा। बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है वो अपने हिसाब से जस्टिफाई की मदद से वो ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर यहाँ पे जस्टिफाई की जगह आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हो। जैसे आप राइट लिखोगे तो सारी आपकी फॉन्ट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, उल्टा लिखना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे आप उसको लेफ्ट दोगे तो लेफ्ट साइड से वो चालू हो जाती है। ठीक है, हमारी जो भी टेक्स्ट है वो लिखनी। तो इस तरीके से फ़ॉन्ट, मतलब टेक्स्ट के अंदर भी आप अलग अलग तरीके से फ़ॉन्ट दे सकते हो। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्टाइल थी फ़ॉन्ट के अंदर, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो इसके अंदर, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो किसी भी फ़ॉन्ट को। उसकी जो CSS रहती है उसके अंदर भी आप अलग अलग तरीके की CSS अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट की हो जाती है CSS, ये बॉर्डर की हो जाती है। उसके बाद यूनिट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि कब कौन से पोजीशन पे कौन सी PX लगेगी, कौन सी यूनिट्स लगने वाली है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके बाद कलर, मतलब फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड कलर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये
अब अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी सी एस एस है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर किसी भी पेज के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे पहले पता होनी चाहिए कि फ़ॉन्ट किस तरीके से, फ़ॉन्ट के ऊपर किस तरीके से स्टाइल लगती है, बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से स्टाइल लगती है, यूनिट किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कलर कहाँ पे लगती है, किस तरीके से दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी भी लेआउट के ऊपर सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी सी एस एस है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको इसके बारे में और पता चले। तो इसके बारे में और स्टडी आपको करनी है तो आप नेट पर भी किसी भी तरीके के ट्यूटोरियल में जाके फाइंड कर सकते हैं कि इस तरीके की सी एस एस अप्लाई की है तो कहाँ पे नई तरीके की अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।